कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो हमने अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो मैंने जैसे आपको बता दिया था पिछले क्लासेस में कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो डेवलप होता है वो एक ही दिन में डेवलप नहीं होता, उसका एक हिस्टोरिकल जर्नी, उसकी ग्रेजुअली एक हिस्टोरिकल जर्नी रहती है। इसलिए लमसम अपन ने 8 से 10 में ऐसे स्टेट है जिनसे कुछ ना कुछ उनकी क्वालिटीज हम अपन ने अडॉप्ट करी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्योंकि उससे पहले जो है काफी डेवलप्ड कंट्रीज थी, उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। जैसे मैं अमेरिका की बात करूं, अमेरिका वर्ल्ड का सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है क्योंकि उसमें केवल 7 आर्टिकल्स हैं और जिन 7 आर्टिकल्स के ग्राउंड पे जो है पूरी कंट्री की गवर्नमेंट जो है रूल हो पा रही है। यूके है बहुत पुरानी कंट्रीज में से एक है, यूनाइटेड किंगडम, जिसमें अलग अलग छोटे छोटे देश है। जैसे मसलन मैं बात करूँ तो आपका पोलैंड, स्विट्जरलैंड, पोलैंड और ये आपका आयरलैंड जैसे 4 कंट्रीज से एक यूनाइटेड किंगडम बना है। पर आज हम जिस टॉपिक पर डील करेंगे वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। मैंने थोड़ा बैकड्रॉप खींचा है कि किस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो अगर अपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सबसे पहले ब्रिटेन से अपन ने क्या क्या अडॉप्ट करा है क्वालिटीज, हम उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वालिटीज, क्योंकि ब्रिटेन का कंट्रीब्यूशन इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा माना जाता है क्योंकि ब्रिटेन क्राउन ने ही इंडिया पे काफी टाइम से रूल करा है, काफी टाइम तक रूल करा है। इसलिए ज्यादातर क्वालिटीज है जो 1935 का इंडियन रूलिंग एक्ट था, भारत शासन अधिनियम, उसकी एज इट इज चीजें जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ले ली गई है। तो ज्यादातर अपन देखें तो कंट्रीब्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनाइटेड किंगडम का माना जाता है। तो सबसे पहले जो क्वालिटीज है वो है संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा है संसदीय विशेष अधिकार, तीसरी क्वालिटीज है विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ की अगर अपन बात करें तो आप सबको नॉलेज में है, रूल ऑफ लॉ शायद डाइसी का दिया हुआ प्रिंसिपल है। इसका अगर अपन समरी समझे तो कि किसी भी स्टेट में जो है लॉ जो है लॉ सुपीरियर होता है, किसी भी कंट्री में जो है रूल जो होता है वो लॉ का होता है, यानी कि लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है। आगे हम चलते हैं तो चौथी क्वालिटीज जो अडॉप्ट करी गई है ब्रिटेन से वो है विधायी प्रक्रिया यानी कि लेजिस्लेचर प्रोसीजर। विधायी प्रक्रिया को अगर मैं आपको समझाऊं तो विधायी प्रक्रिया का मतलब होता है कि पार्लियामेंट में किस तरीके से आपका कानून कोई भी विधेयक लाया जाता है, उस पर किस तरीके से बहस होती है, उसके बाद में वो दूसरे सदन में जाता है, उसके बाद में अगर वहां से पारित हो जाता है, दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो वो राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाता है। उसके बाद में कोई विधेयक विधि बनता है, कानून बनता है, कोई एक्ट बनता है। ठीक। 5वीं क्वालिटी जो ब्रिटेन से हमने अडॉप्ट करी है वो है एकल नागरिकता। समझिए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में दोहरी नागरिकता की बात होती है। दोहरी नागरिकता जैसे कि पहले वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के नागरिक है, उसके बाद में वो जिस स्टेट में रह रहे हैं उसकी वहां सिटीजनशिप उनको मिलती है। लेकिन भारत जो है वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से नागरिकता के संबंध में इसलिए अलग है क्योंकि भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर अपन एकल नागरिकता को समझे तो एकल नागरिकता का मतलब होता है कि भारत का अगर कोई नागरिक है, चाहे वो किसी भी स्टेट में रहे, वो सिर्फ भारत का नागरिक है, वो स्टेट की नागरिकता जैसे अपन नागरिक हुए भारत के, अपन ये कभी नहीं कह सकते कि नहीं मैं राजस्थान का नागरिक हूँ या कोई व्यक्ति महाराष्ट्र का नागरिक है या फिर कोई गुजरात का नागरिक है। अगर इस तरीके का कॉन्सेप्ट चल जाएगा तो अलगाववादी नीतियां पनपने की ज्यादा संभावनाएं रहेंगी। इसलिए भारत को अखंडता को देखते हुए भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने केवल एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट रखा। एकल नागरिकता को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस तरीके से समझ सकते हैं कि भारत का अगर कोई नागरिक है तो केवल भारत का ही नागरिक रहे,
वो अगर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका या किसी भी पर्टिकुलर अगर कंट्री की अपन बात करें नागरिकता ले लेता है तो उस दिन से भारत का नागरिक वो नहीं रहेगा, उस दिन से वह भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी जब तक कि वह उस कंट्री की नागरिकता पहले से ही नहीं छोड़ देता। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो ब्रिटेन का नागरिक नहीं होगा, वो केवल भारत का ही नागरिक होगा। अगर वो या तो ब्रिटेन का नागरिक हो सकता है या फिर वो भारत का नागरिक हो सकता है, लेकिन दोहरी नागरिकता की जो कॉन्सेप्ट है वो भारत में नहीं है। फिर आता है मंत्रिमंडल प्रणाली, और लास्ट जो ब्रिटेन से हमने अडॉप्ट करा है वो है परमाधिकार लेख यानी रिट्स, जिसकी परमाधिकार रिट की अगर हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स में, जब हम बात करेंगे आर्टिकल 32, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास में आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट सॉरी सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 में ये पावर है कि वो किसी आदेश को किसी मतलब हम इसके इनके बारे में आगे बात करेंगे कि ये 5 रिट्स हैं बेसिकली हेबियस कॉर्पस, परमादेश, मध्य प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रच्छा, इनके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। आगे जो कंट्री है वो है सबसे ज्यादा जिससे हमने अडॉप्ट करा है वो है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो सबसे पहली जो स्पेशल चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है जो अमेरिका से अडॉप्ट करा गया है वो है आपका फंडामेंटल राइट्स। ये देखिए FR आपको दिख रहा होगा न्यायिक समीक्षा के जस्ट बाद में FR, इसका फुल फॉर्म हो गया फंडामेंटल राइट। ठीक, उसके बाद में है आपकी न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा को है न्यायिक पुनरावलोकन भी आप कह सकते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की पावर जो दे रखी है वो आर्टिकल 13 यानी आर्टिकल 13 में दे रखी है कि सुप्रीम को जो हमारी न्यायपालिका है उसको संविधान के संरक्षक माना गया है कि वह संविधान की रक्षा करती है। तो न्यायिक समीक्षा या फिर न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ मान लीजिए समझे तो उस तरीके से इसको परिभाषित किया जा सकता है कि मान लीजिए स्टेट ने कोई लॉ बनाया है और वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो कोर्ट जो है माननीय उच्चतम न्यायालय है वो उस कानून की उस विधि की उस अधिनियम की न्यायिक समीक्षा कर सकती है यानी कि उसको देख सकती है। और अगर ऐसा कानून या ऐसा विधेयक या सॉरी ऐसा अधिनियम व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है या उनको छीनता है या न्यून करता है तो ऐसे अधिनियम को वो असंवैधानिक घोषित कर सकती है। फिर अपन चलते हैं प्रस्तावना। तो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट लिया गया है वो यूएसए से लिया गया है। हमारे प्रियम्बल को जो है संविधान की कुंजी भी कहा गया है, कुंजी भी कहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। आगे चले तो जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है, उपराष्ट्रपति का पद है, वो भी यूएसए से लिया गया है। अब मैं जिस क्वालिटी की बात करने जा रहा हूँ आप गौर करिएगा। आर्टिकल 14 जो बात करता है हमारा, आर्टिकल 14 जो बात करता है वो विधियों के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण की बात करता है। जैसे देखिए मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा गौर करिएगा। हम वैसे तो क्वालिटीज पढ़ रहे हैं लेकिन मैं आपको आर्टिकल 14 से कनेक्ट करवा रहा हूँ क्योंकि आपका आर्टिकल 14 भी इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो समझने में इजी रहेगा। ठीक, मैं आर्टिकल 14 को इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल 14 में दो चीजें दी हुई है। पहली चीज दी हुई है आपकी विधियों के समक्ष क्षमता यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरी चीज दी हुई है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। कई बार ये क्वेश्चन बनता है, आप JLO के पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि विधियों का समान संरक्षण वाली जो विशेषता है वो किस देश से ली गई है, तो ये अमेरिका आपका हो जाएगा। हमारी कंट्री में संविधान को सर्वोच्च माना गया है इसलिए ये वाला कंसेप्ट जो है ये भी अमेरिका से लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता। अब सबसे एक और क्वालिटी अमेरिका से ली गई है वो है निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद और उसको पद से हटाने की प्रोसीजर यानी महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति
वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उनको महाभियोग जो है अमेरिका से आपका लिया गया है। अब तीसरी जो कंट्री की अपन बात करेंगे वह कनाडा, यानी कनाडा। तो इसमें आपका केवल स्क्रीन आपको दिख रही होगी, इसमें केवल एक मजबूत केंद्र ही दिखाया गया है, लेकिन मैं आपको 2-4 क्वालिटीज और बताऊंगा जो आपके काम की होगी। हम अब लिंक करने वाले हैं शेड्यूल 7 को, अनुसूची 7 को, जो सेपरेशन ऑफ पावर सेपरेशन की बात करता है। तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो भी कनाडा से लिया गया है। पहला हमने देखा था राष्ट्रपति है वो यूएसए से लिया गया था, लेकिन राज्यपाल वाला कॉन्सेप्ट जो है, राज्यपाल वाला कॉन्सेप्ट लिया गया है कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां, पार्ट 11 जब हम पढ़ेंगे तब उसमें एक आर्टिकल आएगा जो अवशिष्ट शक्तियों के बारे में बात करता है। मान लीजिए आपने पावर सेपरेशन कर दी, अवशिष्ट शक्तियों को मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। मान लीजिए शक्तियों का सेपरेशन अपन ने कर दिया, कुछ पावर्स अपन ने यूनियन को दे रखी है, कुछ पावर स्टेट को दे रखी है, और कुछ पावर जो है कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में दे रखी है। वो सब्जेक्ट दे रखे हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट बना सकती है, भी लॉ बना सकती है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें केवल स्टेट ही कानून बना सकता है, और कुछ कंकरेंट लिस्ट के ऐसे सब्जेक्ट है जिन पे स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। लेकिन उसके बाद में भी जो सब्जेक्ट रह गए यानी अवशिष्ट विषय जो रह गए वो किसके पास होगा? इसके लिए जो है पार्ट 11 में एक सेक्शन मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, वो सेक्शन डील करता है कि अवशिष्ट शक्तियां जो है आप संसद के पास रहेगी। तो अवशिष्ट शक्तियां जो है कनाडा यूएसए से हमने अडॉप्ट करी है। आगे चलते हैं। तो उच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जो है पावर वो हमने कनाडा से अडॉप्ट करी है। अगर हम देखें आर्टिकल 143 तो पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो किसी ऐसे सब्जेक्ट पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा उनसे पूछा जाए, उस विषय पर उनसे राय ली जाए, तो वो जो पावर है जो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है वो हमने कनाडा से अडॉप्ट करी। ठीक, अब आगे चलते हैं। फिर आता है आयरलैंड। तो आयरलैंड में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे डीपीएसपी लिखा हुआ, देखिए। तो डीपीएसपी जो है शॉर्ट फॉर्म है। डीपीएसपी का मतलब हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, यानी कि आपका नीति निर्देशक तत्व पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51 तक के आर्टिकल इसमें आपके कवर होंगे। दूसरी जो क्वालिटीज है आपको ध्यान में होगा कि राज्यसभा में कुछ तो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं और कुछ अपॉइंटेड होते हैं। ठीक, तो जो अपॉइंट किए जाते हैं राज्यसभा में, जिन व्यक्तियों को अपॉइंट किया जाता है, जिन व्यक्तियों को मनोनयन किया जाता है, ये वाले जो प्रोसीजर है वो हमने आयरलैंड से लिए। तीसरा जो आयरलैंड से हमने अडॉप्ट करी है क्वालिटी वो है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति को इलेक्ट करने में हम जो प्रोसीजर काम में लेते हैं, आप प्रोसीजर को लिंक करिए आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 से, क्योंकि ये दो जो सेक्शन है, ये जो दो आर्टिकल है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक, पांचवा जो कंट्री हम देखने वाले हैं वो यहाँ आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रही, लेकिन मैं आपको पांचवा जो है ऑस्ट्रेलिया हम देख लेते हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो कंकरेंट जो लिस्ट है शेड्यूल 7 में अनुसूची 7 में कंकरेंट लिस्ट जो दे रखी है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से नोट करी है। और क्या करा है, आर्टिकल 108 हम देखेंगे, जॉइंट सिटिंग की व्यवस्था करता है कि मान जॉइंट सिटिंग का जो क्वालिटी है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये जो दो मेन चीजें हैं, पहली कंकरेंट लिस्ट और दूसरा है जॉइंट सिटिंग यानी जॉइंट सेशन, हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट करा है। फिर आता है आपका फ्रांस। फिर आता है आपका फ्रांस यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व
या थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बंधुत्व की जो भावना है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व वाला जो फिल्म पर में आप देखेंगे वो फ्रांस से अपन ने अडॉप्ट करा है। और रिपब्लिक जो सिस्टम है, गणतंत्र व्यवस्था है, वो भी हमने फ्रांस से अडॉप्ट करा है। ये तो हो गई आपका स्क्रीन वाली बात। अब मैं अपने नोट से आपको थोड़ा बहुत 4 जो कंट्रीज है जो इसमें दिया हुआ नहीं है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक। आर्टिकल 368 आपको पता होगा, जो संविधान में संशोधन की बात करता है, वो हमने अडॉप्ट करा है दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। और राज्यसभा में मेंबर्स की कैसे इलेक्शन होता है आप लिखते जाइए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पेन और पेपर साथ रखिए और आप इसको नोट करिए जाइए, क्योंकि इस तरीके से आपके नोट्स बनते जाएंगे। ठीक। क्योंकि जिन नोट्सों को बनाने में मेरे को टाइम लगा है, इन नोट्सों को बनाने में काफी टाइम लगा है, मैंने काफी बुक्स रेफर करे, काफी गाइड रेफर करी, उसके बाद में एक नोट्स बनता है। तो अगर आपको मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको उसका यूज करना चाहिए। ठीक। अब हम आगे चलते हैं। तो आपका एक कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है कि जब इमरजेंसी लग जाती है तो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। तो ऐसी जो व्यवस्था है वो हमने ली है जर्मनी से। इसको वाइमर संविधान भी कहा जाता है। ये आपका प्रिलिमिनरी क्वेश्चन हो सकता है किसी भी एग्जाम का, कि मूल अधिकारों का निलंबन आपातकाल के दौरान कौन से देश के संविधान से लिया गया है। तो उसमें वाइमर संविधान बहुत रेयर आपको देखने को मिलता है गाइड्स में। नॉर्मली सब जर्मनी लिख के खत्म कर देते बात, लेकिन आपको वाइमर संविधान को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ऑप्शन में ये आता है। फिर वहां स्टूडेंट हो जाते हैं कंफ्यूज कि वाइमर संविधान तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, लेकिन जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को ही वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक बात। जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, जो कि आपको आर्टिकल 21 में ये लाइन देखने को मिलेगी। ठीक। यूएसएसआर, उस टाइम यूएसएसआर था, आज का रसिया हो गया, रूस हो गया। तो रूस से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51 ए। और प्रस्तावना में आपको 3 शब्द देखने को मिलेंगे, अगर आपको याद है प्रस्तावना को, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये वाले जो वर्ड है प्रस्तावना में वो भी रूस से लिए गए हैं, जिसका कारण ये रहा है, ये जो 3 वर्ड्स हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इस समाजवाद को इंडिकेट करते हैं। और रूस में, यूएसएसआर में समाजवाद का बोलबाला काफी समय तक, काफी दिनों तक रहा है। ठीक। नेक्स्ट अपन चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक का हो गया। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, नहीं हम आगे चलते हैं। कई बार आपकी एलएलबी, चाहे वो आपकी एलएलबी की एग्जाम हो या एलएलएम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो या आपका जुडिशरी का एग्जाम हो, जिस किसी भी एग्जाम में जहाँ सिलेबस में आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे ये क्वेश्चंस, बड़ा क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्वालिटीज क्या है। ठीक। तो हम क्वालिटीज को डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट। तो सबसे पहले क्वालिटीज आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। ये सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान, ठीक, यानी कि ये सबसे विशाल संविधान है, इसको कहा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर आइवर जेनिंग्स ने
भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। ये वाला कोट ध्यान में रखिए, कई बार आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में कोट ऐसे आते हैं, क्योंकि एक्ट तो सबका पढ़ा हुआ होता है। अगर कोई भी कैंडिडेट जुडिशरी की तैयारी कर रहा है या फिर जुडिशरी की तैयारी कर रहा है ना, तो उसको ये पकड़ के चलिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट है वो उसको पूरा आता है, और जो एज मिलता है वो मिलता है बुक से। कहीं भी आपके एक्ट में लिखा हुआ नहीं है कि किसने कॉन्स्टिट्यूशन को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। या तो आपको कोई कोचिंग नोट्स प्रोवाइड करवाती है, उसमें ये लिखवाया जाता है, या अगर आप खुद अपने नोट्स बनाते हैं तो उसमें आप लिख लेते हैं क्योंकि आपने रेफर करी है बुक्स और कई गाइड्स। ठीक, आगे चलते हैं। तो ये है कि मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे, और उसमें 8 अनुसूचियां थी। 1951 में सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था। 1951 से कई अनुच्छेदों एवं भागों को संविधान में जोड़ा गया, तो कई अनुच्छेदों को निरस्त भी किया गया। तो आपका सवाल ये बनता है कि इतने अमेंडमेंट हो गए तो 395 तो नहीं रहना चाहिए, काफी अनुच्छेद जोड़ लिए गए हैं, तो अनुच्छेदों की संख्या तो काफी बढ़ गई। तो फिर भी अपन 395 ही रेफर क्यों करते हैं, 395 ही क्यों, 395 ही क्यों लिखते हैं? इसका कारण यह है कि यद्यपि कि संविधान में अंतिम अनुच्छेद की संख्या अभी भी 395 है तथा अंतिम भाग की संख्या भी 22 ही है। मतलब लास्ट नंबर ऑफ जो आर्टिकल है वो 395 है, इसलिए अब तक भी इतने अमेंडमेंट होने के बावजूद भी आर्टिकल 395 ही है। लेकिन शेड्यूल्स बढ़ गए, पहले 8 थे अब 12 हो गए। ठीक, अब अपन चलते हैं दूसरी क्वालिटीज की देखते हैं। तो दूसरी क्वालिटीज इसकी है वो है साहब संसदीय प्रणाली, संसदीय ढंग की इसमें सरकार है। देखिए, संघात्मक संविधान के अंतर्गत जो भी कोई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपनाया है, तो संघात्मक में या अध्यक्षात्मक, अमेरिका की सरकार अध्यक्षात्मक है क्योंकि वहां पे राष्ट्रपति को जो इलेक्ट किया जाता है वो डायरेक्ट वोटिंग से इलेक्ट किया जाता है। वहां का राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। हमारे यहाँ कौन होता है? हमारे यहाँ होता है प्रधानमंत्री, अर्थात समस्त कार्यकारिणी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है, उसकी पदावधि 4 वर्ष की होती है। वह अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को नियुक्त करता है, उन्हें जब चाहे पदच्युत करता है। मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होते। ये बात तो हो गई अमेरिका की। ये बेसिकली अध्यक्षात्मक जो प्रणाली है उसमें क्या क्या होता है तो वो मैंने आपको बता दिया। अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है, राष्ट्रपति में कार्य जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री करता है वहां वो राष्ट्रपति करता। ठीक, अब अपन बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो भारतीय संविधान ने संसदीय सरकार की स्थापना की। यह व्यवस्था केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों में एक सी है। क्या मतलब हुआ इसका? सेंट्रल गवर्नमेंट में तो हो गई आपकी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और स्टेट में हो गए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा ही। ठीक, सरकार का यह स्वरूप इंग्लैंड की सरकार के समान। ऑब्वियस सी बात है, इंग्लैंड ने इतने दिन गवर्न करा है, इतने एक्ट्स लाए हैं, तो ये होना ही था क्योंकि हम उस सिस्टम में ढल चुके थे, उस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हम रूल करना सीख गए थे, इसलिए कोई और शासन प्रणाली अपनाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, इसलिए हमने संसदीय प्रणाली हमने अपनाया। ठीक, अब देखिए आगे लिखा है इसने कि सरकार के यानी संसदीय प्रणाली के स्वरूप को अपनाने का मुख्य कारण यह था
कि भारत में इसकी नींव वर्तमान संविधान के लागू होने के पहले ही पड़ चुकी थी। मैंने आपको बता दिया ना कि पहले ही हम हैबिचुअल हो चुके थे उस प्रोसीजर के प्रति या फिर उस शासन प्रणाली के प्रति, इसलिए हमने इसी को ही अडॉप्ट कर लिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत सरकार का ढांचा इसी प्रकार का था। संविधान सभा ने बिना किसी विकल्प पर विचार किए ही ऐतिहासिक परंपरा के आधार पर ऐसी सरकार के ढांचे को अपना लिया। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति का स्थान इंग्लैंड के सम्राट के समान ही है। यह कार्यपालिका का नाममात्र का प्रधान होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों में, जिसे मंत्री परिषद कहते हैं, निहित होती है। मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। मैं आपको रेफर करवा रहा हूं आर्टिकल 74 और 75, ये वाले जो प्रोविजन है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना, ये हम आर्टिकल 74 और 75 में डील करने वाले। ठीक। यद्यपि संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित है, लेकिन वह इसका प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह से ही करता है। ये आपका आर्टिकल 74 ये बात कहता है। ठीक। अब जो अपना अगला जो क्वालिटी है हमारे संविधान की, देखिए वो है फंडामेंटल राइट। कितना समय हो गया? हमें तो 8 मिनट है, तो फंडामेंटल राइट और हो जाएगा आपका, फंडामेंटल राइट हो जाएगा। ठीक। हम देखते हैं कि पार्ट 3 में नागरिकों के मूल अधिकारों की घोषणा की गई है। बेसिकली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, वही फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में फंडामेंटल राइट्स की घोषणा करना संविधान की एक मेनली क्वालिटी होती है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन है डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो फंडामेंटल राइट्स तो होंगे ही। वास्तव में लोकतंत्र का आधार ही जनता के अधिकारों का संरक्षण है। व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए जिन अधिकारों का प्राप्त होना आवश्यक है, उन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ये अधिकार ही व्यक्ति के विकास और उसकी स्वतंत्रता की आधारशिला है। प्रायः संसार के सभी अच्छे संविधानों में इन अधिकारों के लिए उपबंध है। यानी कि अगर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो हमें फंडामेंटल राइट को डिफाइन तो करना होगा ना पहले कि बच्चा फंडामेंटल राइट्स होते क्या है। तो ऐसी डेफिनेशन हमें बुक्स में मिलती है। तो इसमें दे रखा है कि व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए जिन अधिकारों का प्राप्त होना आवश्यक है, उन्हें हम मूल अधिकार कहते हैं। ये अधिकार ही व्यक्ति के विकास और उसकी स्वतंत्रता की आधारशिला है। ठीक। ये आप 2 लाइन। इन अधिकारों को संविधान में समाविष्ट करने की प्रेरणा हमें अमेरिका के संविधान से मिली है। हमने इससे पहले देख लिया है, जब हमने रिसोर्सेज देखे थे उस वक्त हमने डील कर लिया था कि फंडामेंटल राइट्स किस कंट्री से लिए, तो यहाँ इस दोबारा बताया है कि अमेरिका से लिए हैं। ठीक। ये अधिकार राज्य की विधायी और कार्यपालिका शक्ति पर निर्बंधन स्वरूप। इस लाइन का अर्थ मैं आपको बताऊं, ये लाइन है कि ये राइट्स जो है राज्य की विधायी और कार्यपालिका शक्ति पर निर्बंधन स्वरूप। इसका मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर को कम करते हैं, छीनते हैं, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है स्टेट को, गवर्नमेंट को पावर देते हैं। क्योंकि कोई भी स्टेट ऐसा कानून नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स को कम या समाप्त करती।
अगर वो ऐसा कानून बनाती है तो आपके पास पावर है कि आपको राइट है कि आप उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करवा सकते। तो इसलिए इसने ये लाइन लिखा है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो राज्य की शक्ति पर निर्बंधन लगाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। संविधान राज्य को ऐसी विधियों को बनाने का निषेध करता है जिनसे नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन। देखिए ये लाइन आ गई जो मैंने आपको समझाया था। यदि राज्य ऐसी विधि बनाता है तो उन्हें न्यायपालिका संवैधानिक घोषित कर सकती है। संविधान में केवल अधिकारों की घोषणा मात्र का कोई महत्व नहीं होता जब तक कि उनकी संरक्षा के लिए भी उत्पन्न न कर दिए। फंडामेंटल राइट्स दे दिए, जब तक उनको प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे अपन तो क्या मतलब, वो तो देना और ना देना बराबर ही हुआ। इसलिए उनकी प्रोटेक्शन की व्यवस्था भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कर दी गई है। ठीक, हमारे संविधान ने मूल अधिकारों की संरक्षा का कार्य भी सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिया है, जिसे इन अधिकारों के अतिक्रमण होने पर उपयुक्त और शीघ्र उपाय की व्यवस्था करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट्स जो 5 रिट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। आगे चले। देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। आपको राइट है ये अच्छी बात है, पर ये फंडामेंटल राइट आपकी एब्सोल्यूट नहीं है। इन अधिकारों पर आवश्यकता पड़ने पर पब्लिक इंटरेस्ट में रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। किसी भी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति और समाज दोनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि नागरिक अधिकारों पर निर्बंधन लगाए जाए। अगर आप रिस्ट्रिक्शन नहीं करोगे तो आप हो सकता है अपने राइट्स का मिसयूज करो। इसलिए जरूरी है। अमेरिका के संविधान में फंडामेंटल राइट की घोषणा तो कर दी, लेकिन उन पर निर्बंधन नहीं लगाए, इसके कारण सरकार को पर्याप्त कठिनाइयों का सामना करना। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने जजमेंट के बेसिस पर अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट की बेसिस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चालू करा। ठीक, हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने अमेरिका का संविधान पढ़ लिया था, इसलिए वो जानते थे ये सब होने वाला है, इसलिए उन्होंने पहले ही रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। ठीक, मान लीजिए अगर आप आर्टिकल 19 देखेंगे तो उसमें आपको फ्रीडम्स के साथ साथ रेस्ट्रिक्शन भी दिए गए हैं। आप आर्टिकल 34 देखेंगे, आप आर्टिकल 35 देखेंगे, उसमें भी रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं। आप इमरजेंसी के प्रोविजंस देखेंगे, उनमें भी रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं कि कब जो है हम सस्पेंड कर सकते हैं आर्टिकल। ठीक, तो अब अपना इतना आज के लिए ठीक है, इतना बहुत है। कल हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और जो रिमेनिंग क्वालिटीज है कॉन्स्टिट्यूशन की उनको हम डील कर लेंगे। ठीक है, आपने सुना, इसके लिए थैंक यू। और आप पेन और पेपर साथ रखिएगा, सीधे सीधे नोट्स बनाते जाइएगा। जो काम रोज हो सकता है उसको डेली कर ले तो आपका थोड़ा काम आपका हो जाएगा। चलिए, शुभ रात्रि, धन्यवाद, थैंक यू।